Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 14. Today we'll continue our chapter number 3 that is object oriented programming. तो हम लोग काफ़ी से कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं स्टार्ट में. आज हमने देखना है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग को. ओके, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग क्या है? हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक, हम लोग अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो कोई चीज़ हम लोग चाहते हैं, जैसे आप लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, आप गेम खेलते हैं तो उसमें वो कहते हैं एंटर योर नेम, ठीक है, योर नेम आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है, कोई एंटर प्लेयर वंस नेम या इस तरह कुछ भी, ठीक. तो ये एंटर योर नेम आपके पास क्या है, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे डिस्प्ले हुआ हुआ होता है और इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसके अंदर आप अपना नाम एंटर करते हैं. अब ये एंटर योर नेम आपके पास क्या है, स्क्रीन के ऊपर एक आउटपुट डिस्प्ले हुआ हुआ है, ठीक है. तो अगर आपने स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाना हो तो उस चीज़ को आप सी आउट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, सी आउट के अंदर लिखते हैं, ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ डिस्प्ले करवाएं तो उसको लिखेंगे सी आउट एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स आते हैं एंड यहाँ पे जो भी आपने लिखना है, जैसे कि मैंने कहा एंटर योर नेम, ठीक, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स हम बंद करते हैं. और मैंने बताया था C++ में हर स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने लगा दिया और हमारी ये स्टेटमेंट फिनिश हो गई, एंड हो गई. तो सी इनपुट आउटपुट हैंडलिंग में जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में C++ में आपके पास एक स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट होती है. इसका काम होता है आउटपुट स्क्रीन में कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाना, ठीक है. In computer programming, providing data into a program from outside source is known as input, and output means to display some data on screen or save in a file on a storage device. Okay? तो मैंने यहाँ पे बताया कि enter your name लिखा हुआ है, ये हमारे पास आउटपुट है. अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर करती हूँ, ठीक है, मैं अपना नाम एंटर करती हूँ हिबा. ये अब कौन है, ये एक यूज़र नाम एंटर कर रहा है, ये कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है, ठीक है, ये कंप्यूटर को सिस्टम को आपके इनपुट दे रहा है. तो जब आउटसाइड मैं एक आउटसाइड वर्ल्ड से आउटसाइड सोर्स एक सिस्टम को इनपुट दे रही हूँ तो वो होती है इनपुट हैंडलिंग, और जो कंप्यूटर हमें आउटपुट डिस्प्ले करवा के देता है स्क्रीन के ऊपर वो होती है आउटपुट हैंडलिंग, ठीक है. कि प्रोवाइडिंग डाटा इनटू अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को डाटा देना फ्रॉम आउटसाइड सोर्स इज नोन एज इनपुट. मैं प्रोग्राम को अपना नाम दे रही हूँ एंड आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले सम डाटा ऑन स्क्रीन, और ये एंटर योर नेम आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है. ओके, तो आई होप आपको इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हैंडलिंग इन C++ इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. अब हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, ठीक है. The cout statement is used to output text or values on the screen. जैसे कि मैं बता चुकी हूँ. इसका अब सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स का मैंने क्या बताया था, सिंटेक्स क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. तो cout कंसोल के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाने का सिंटेक्स क्या होता है. जैसे कि यहाँ पे एंटर योर नेम अगर आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है. सबसे पहले ये की वर्ड है, ये रिजर्व्ड वर्ड है cout, जिसका काम है किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कराना, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है. सबसे पहले हम ये लिखते हैं, देन हम दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, एंड देन जो भी चीज़ आपने डिस्प्ले करवानी है उसको डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है, उसका नाम लिख देते हैं. अब देखा जाए यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसमें है #include iostream.h. मैंने बताया था कि हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम,
और हेडर फाइल के बाद हमारे पास .h होता है, इसकी एक्सटेंशन होती है। ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, जो कि स्टार्ट होता है हमेशा हैश इंक्लूड से, और ये आगे हमारे पास हेडर फाइल का नाम है और ये हेडर फाइल की h एक्सटेंशन है। ठीक, इस हेडर फाइल का काम है कि कोई भी इनपुट या फिर आउटपुट के फंक्शंस को इनेबल करना। मैं अपने प्रोग्राम में नीचे किसी चीज़ को आउटपुट कर रही हूँ, ठीक है, उसको आउटपुट उसका डिस्प्ले करवा रही हूँ, उसको सी आउट करा रही हूँ, ठीक है। सी आउट मतलब कि कंसोल आपकी स्क्रीन होती है, ठीक है, कंसोल के ऊपर आउटपुट हो जाओ, मतलब कंसोल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाओ। ओके, तो सी आउट, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज, तो ये चीज हमारी आउटपुट स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ जाएगी। ओके, लेकिन अब सी आउट के अगर फंक्शन का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये फंक्शन आपका डिफाइन हुआ होता है इस हेडर फाइल में iostream.h में। तो अगर आपने सी आउट का इस्तेमाल करना है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो आपको ये टॉप पे दी गई हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल करना ज़रूरी है। तो मोस्टली आप लोग अगर C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बस आंखें बंद करके #include iostream.h लिख दें, ठीक है। और इसका यूज़ भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसका यूज़ क्या है, कि अगर आपने कोई भी कंसोल इनपुट या फिर कंसोल आउटपुट के फंक्शंस का इस्तेमाल करना है तो आपको इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना लाजमी है। ओके, फिर हमारा प्रोग्राम में सबसे पहले टॉप पे हेडर फाइल्स होती हैं, जो कि हमने ये एक हेडर फाइल डाल दी है, इसके अलावा भी हेडर फाइल्स इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने मेन फंक्शन का स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वॉइड मेन। फिर हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसके लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद हो गई, और बीच का काम हमारा सारा जो है वो हमारी मेन इंस्ट्रक्शंस है जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हम समझा रहे हैं कि सी आउट क्या है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी है इंट ए। इंट ए मैंने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन की है, मैंने बना दी, मैंने कहा कि मेमोरी में ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है जिसकी डाटा टाइप है इंट, ठीक है। मतलब कि इस स्पेस के अंदर जो मेमोरी के अंदर क्रिएट हुई है इसके अंदर कोई इंटीजर आ सकता है, ये होती है डिक्लेरेशन। अब मैंने कहा a = 12, अब मैंने कर दिया इनिशियलाइजेशन, इस एम्प्टी स्पेस को, इस वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी, यहाँ पे आ गया a = 12। ओके, अब हमने किया सी आउट। सी आउट सिंटेक्स क्या था, पहले हम सी आउट लिखते हैं, उसके बाद 2 एंगल ब्रैकेट्स डालते हैं, एंड देन हमने जो भी डिस्प्ले करवाना है हम वो लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास यूज होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास, वो ऐसे, ठीक है। फिर मैंने आउटपुट पे कुछ स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज, जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी हुई होगी वो हमारी आउटपुट स्क्रीन में एज इट इज़ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एंटर योर नेम लिखा था, तो एंटर योर नेम मेरी आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ आ जाएगी। इसके अंदर मैं जो भी और कुछ भी लिखती जाऊँगी वो मेरा आता जाएगा। ओके, तो आउटपुट स्क्रीन में मेरे पास लिखा हुआ आएगा ये आउटपुट मैं बता रही हूँ, ठीक है। द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज, पहले ये लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमर्स बंद हो गए और स्टेटमेंट हमारी टर्मिनेट हो गई, स्टेटमेंट खत्म हो गई। फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे और देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें फिर सी आउट का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये फिर कुछ डिस्प्ले कराना है। और सी आउट का सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम सी आउट लिखते हैं, देन 2 एंगल ब्रैकेट्स और फिर ए। अब ये ए क्या है, ये किसी इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखा हुआ। अगर तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा होता तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में चीज़ लिखी हुई होती है वो एज इट इज आ जाती है। अगर लिखा हुआ होता सी आउट 2 एंगल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन, अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता तो आउटपुट में मेरे पास ए लिखा हुआ आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये सिंपली विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये
एज एक वेरिएबल है, इसका मतलब है कि ए एक वेरिएबल है और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है उसको डिस्प्ले करा दो। तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई है? 12। तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, पहले हमारे पास ये चीज एज इट इज आएगी एंड देन हमारे पास ए के अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप ये देखें, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट आउटपुट की है, ये फर्स्ट लाइन पे हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, ये सेकंड लाइन में हमने लिखी हुई है, लेकिन आउटपुट हमारा क्या है? एक सिंगल लाइन में आया। तो सी प्लस प्लस में आप लोगों ने अगर न्यू लाइन पे मूव करना हो तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, आप डायरेक्टली न्यू लाइन पे मूव नहीं हो सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सी आउट लिखेंगे ए, इसके बाद सी आउट कुछ भी लिख देंगे, सी आउट एंड यहाँ पे लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख रही हो तो जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई होगी वो एज इट इज आएगी। ओके, तो ये भी इसके आगे लिखा हुआ आएगा एंड। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये एंड नीचे लिखा हुआ आए या पे जो आपने ये 12 लिखा हुआ है ये भी नीचे लिखा हुआ आए, इस तरह आए, तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। आपको एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस होते क्या हैं। ओके, मेरा दिल है कि साथ साथ प्रैक्टिकली आप लोग करके दिखाती जाऊं। ठीक है, सी आउट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये एक हमारे पास कंपाइलर है टर्बो सी प्लस प्लस को के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोग अपने पास उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उस पर, जिस लिंक जो मैं आपको दूंगी उस पर डाउनलोड के बटन को प्रेस करेंगे, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आप देन उसको ओपन करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे उसकी एग्जी को, तो वो रन हो जाएगा। फिर जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन नजर आएगी। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, हम लोग जो कोड करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो सोर्स कोड होता है। ठीक, और जो कंप्यूटर के ऊपर रन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट फाइल होती है। तो हम लोग सबसे पहले अपना, क्योंकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे, हमने सोर्स कोड क्रिएट करना होता है, हमने सोर्स फाइल क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पे आप जाएंगे स्टार्ट में और न्यू सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, ये ओपन हो रहा है। देन आप इसका कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, टर्बो C3 का फोल्डर है, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके ये जो भी हैं प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे। ओके, मैंने इसको नाम दे दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम, सेव किया। ओके, ये ओपन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमने स्टार्ट लिया, पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा। ओके, अपनी हेडर फाइल लिखी, क्योंकि हम सी आउट के फंक्शन का इस्तेमाल करने लगे हैं तो हम लोग पहले सी आउट के लिए जो आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल होती है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की, उसको एंटर किया। उसके बाद हमने एक और हेडर फाइल को एंटर कर रहे हैं, ये हम आपको बाद में समझाएंगे कि ये क्यों कर रहे हैं। ठीक, देन हमने अपने मेन फंक्शन का स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेन फंक्शन को हम लोग, हमारा जो भी फंक्शन है उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। अब हमने यहाँ पे अपना एक डिक्लेरेशन कराई ए नाम के वेरिएबल की, मेमोरी में एक स्पेस बन गई है। ठीक है, इसकी ज़ेडर टाइप ए है और ज़ेडर टाइप इंटीजर है और उसका नाम ए है। अभी वो एम्प्टी है, अब हमने इनिशियलाइजेशन करानी है, इस ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा दी। ठीक है, और अब उस वैल्यू को भी डिस्प्ले करा देते हैं और कोई स्टेटमेंट भी डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक, द वैल्यू इज, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो एज इट इज हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा। द वैल्यू इज, और सी आउट
और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A, ओके, एंड गेट सी एच लिख रही हूँ ताकि ये गेट सी एच क्या है ये भी हम बाद में समझेंगे। अब हमने अपने जो कोड लिख लिया है इसको क्या करना है, रन करना है। ठीक, तो पहले हम रन करने से पहले देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर कंपाइल करें, ठीक, अगर हम कंपाइल करें तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कोई एरर है कि नहीं है। F9 की शॉर्टकट की है, एरर 0 है, सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, कह रहे हैं कोई भी की प्रेस करें। ओके, हमने की प्रेस की। अब हमने रन करना चाहते हैं, तो रन के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या था, Alt एंड F9 कंपाइलिंग के लिए। एंड किया कि एंटर अ वैल्यू, मैंने वैल्यू कोई भी एंटर करती हूँ, मैं 5 एंटर करती हूँ और एंटर का बटन दबाती हूँ। अब वो मुझे बता रहा है कि द वैल्यू इज 5। तो आई होप कि आप लोगों को सी आउट और सी इन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग अपनी साइट्स पर जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ओके, तो इसको हम बंद करें। अब हमने नेक्स्ट जो आज देखना है वो है गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट्स एंड पुट्स फंक्शन क्या है। जैसे मैं सी इन में यूजर से कह रही थी कि ए की वैल्यू एंटर करो, ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू गेट सी एच, इसका क्या मतलब है, मैं यूजर से कह रही हूं कि ए गेट सी एच का फंक्शन है ये, ठीक है, जिस चीज के भी आगे इस तरह की ब्रैकेट्स लगी हुई वो एक फंक्शन होता है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। ये कह रहा है गेट करेक्टर, कि एक करेक्टर लो, यूजर से लो, ये वेट करता है कि यूजर आप कोई बटन प्रेस करे। जैसे ही वो करेक्टर गेट हो जाएगा तो वो हमारे पास ए के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर मैं गेट सी एच ई लिख लूँ तो हमारे पास ये वेट करेगा कि यूजर कोई बटन प्रेस करे। यूजर ने कोई भी बटन प्रेस किया, यूजर ने कोई भी करेक्टर एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने एंटर कर दिया Z, ठीक है, तो ये Z किस में चला जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा। उसने एंटर कर दिया यूजर ने अगर 5, तो ये चला जाएगा ए के अंदर। ओके, तो गेट सी एच एंड गेट सी एच ई का भी ऑलमोस्ट वही काम है जो हमारे पास सी इन का काम था। ओके, गेट सी एच का फंक्शन अब यहाँ पे हमारे पास एक लिखा हुआ है कि हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, ये हमने हेडर फाइल दी सी इन और सी आउट के लिए कि हम इनका इस्तेमाल करें। जो गेट सी एच का फंक्शन है इसको हेडर फाइल जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है conio.h, ओके, कंसोल इनपुट आउटपुट। ओके, अगर भी कंसोल इनपुट आउटपुट का आपने कोई काम करना हो, स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ इनपुट आउटपुट करवानी हो, तो उसके लिए आपके पास conio.h हेडर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अब ये प्रोग्राम हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करेक्टर सी एच, ये हो रही है डिक्लेरेशन कि सी एच नाम का एक स्पेस बन गई मेमोरी में, ठीक है। अब इन्होंने कहा सी आउट एंटर अ करेक्टर, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर अ करेक्टर, खाली ये चीज़ लिखी हुई आएगी। फिर ये कहेगा सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। ये गेट सी एच का मैंने आपको बताया, गेट सी एच क्या करता है, वेट करता है कि यूज़र कोई चीज़ इनपुट करे, ठीक है, यूज़र कोई चीज़ एंटर करे। जैसे यूज़र कोई चीज़ एंटर करेगा आपकी स्क्रीन अभी उधर स्टिल रहेगी, जैसे यूज़र कोई चीज़ एंटर करेगा वो आपके पास स्टोर हो जाएगी सी एच के अंदर। उसने एंटर किया ए, तो वो स्क्रीन इधर स्टोर हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आया, उसने देखा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे द करेक्टर यू टाइप दिस, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है द करेक्टर यू टाइप दिस और आगे सी एच की वैल्यू, तो
हमारे पास पहले आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटर अ करेक्टर, देन लिखा हुआ है द करेक्टर यू टाइप्ड इज ए। ओके, ये अब हमारे पास जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, मैंने पिछला दिखाया था, तो मैंने उसके एंड पे यहाँ पे जब प्रोग्राम खत्म होने वाला इससे पहले गेट सी एच लिख दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं वो डिस्प्ले हो, ठीक है, जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं आपकी आउटपुट स्क्रीन आती है जो ब्लैक कलर की, उसके ऊपर जहाँ पर ये आउटपुट लिखा हुआ आ रहा था एंटर अ करेक्टर द करेक्टर यू टाइप इज ए, जब तक आप गेट सी एच नहीं लिखेंगे आपका आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए आपको गेट सी एच का लिखना ज़रूरी है, और गेट सी एच का फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको conio.h फाइल का इंसर्ट करना भी ज़रूरी है। ओके, तो आई होप गेट सी एच का आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके हमारे पास है गेट सी एच ई। अगर यूज़र कोई करेक्ट चाहता है कि वो कोई करेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसका भी एग्जैक्टली वही काम है जो गेट करेक्टर का था, ठीक है, ये इट स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर एको। ओके, तो हमने हेडर फाइल इंसर्ट करवाई, ये वाली हेडर फाइल हम लोग सी इन और सी आउट के लिए इंसर्ट करवाते हैं नॉर्मली, ये हम लोग गेट सी एच या गेट सी एच ई के लिए करवाते हैं। गेट सी एच ई, इसके अलावा भी क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन होता है, उसके लिए भी हमें conio.h हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस जो हैं इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन हैं। अगर हेडर फाइल के बगैर इन फंक्शंस को हम मेंशन कर देंगे तो हमारे प्रोग्राम को समझ ही नहीं आएगा, हमारे कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या। ठीक, अब हमने करेक्टर, अब हमने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, हमने करेक्टर सी एच डिफाइन किया, ठीक है। अब इसके अंदर कह रहे हैं एंटर अ करेक्टर, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा ये एंटर अ करेक्टर, हम करेक्टर एंटर करेंगे और वो स्टोर हो जाएगा सी एच के अंदर, ठीक है। मैंने एच लिखा तो एच हमारा गेट सी एच ही क्या करेगा, एक करेक्टर को गेट करेगा, वेट करेगा कि यूजर को करेक्टर एंटर करे, जैसे सी इन हमारा इंतजार कर रहा था, जैसे ही हम एंटर करेंगे वो सी एच के अंदर चला जाएगा। ओके, ऐसे फिर हमारी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स है कि द करेक्टर यू टाइप्ड इज, ये एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, और इसके बाद करेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखा हुआ तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो आएगी, तो लिखा हुआ आ गया द करेक्टर यू टाइप्ड इज एज। ओके, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देती हूँ। मैंने डेली आप लोगों के लिए प्लान ज़्यादा किया होता है, लेकिन जब मैं करवाना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये आप लोग के लिए ज़्यादा ना हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ तो आप लोग इसको साथ साथ करते रहें। ओके, इसके अलावा गेट्स एंड पुट्स के फंक्शन होते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इनका अब जस्ट इनका काम भी ना आपका स्क्रीन के ऊपर आपसे कोई चीज़ गेट करना है, ठीक है। जिसमें आप एक करेक्टर गेट कर रहे हैं ना ए, अगर आप पूरे के पूरी एक स्ट्रिंग गेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखती हूँ कि यूज़र से उसका पूरा नाम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रिंग, पूरी एक स्ट्रिंग लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होता है गेट्स। इसी तरह अगर आप एक पूरी स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आउटपुट करवाना चाहते हैं, तो पुट्स का फंक्शन यूज़ होता है। ये चैप्टर नंबर 5 में हम लोग कंप्लीट डिटेल में इसका चैप्टर है उसके अंदर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं गेट सी एच ई को। ओके, टर्बो C++ पे हम इस पे कोड कर रहे थे। ओके, अब मैंने यहाँ पे आप लोग का हमने देखा था कि मैंने यहाँ पे लिखा था एंटर अ वैल्यू और सी इन से लिया था, ठीक है। हमने यहाँ पे सी इन से ली थी कोई वैल्यू, अब हम सी इन की जगह यूज करते हैं गेट सी एच। ओके, तो हमारा एग्जैक्टली वही काम होना चाहिए जो पहले हुआ था।
खाली इनपुट लेने के लिए हम गेट सी एच यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम को रन किया। अब हमारे पास देखें लिखा हुआ आगे एंटर वैल्यू और हमारे लिए वेट कर रहा है। जब तक हम गेट सी एच के फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 5, तो आगे मेरे पास डिस्प्ले हो गया है, तो वैल्यू इज 5। अब ये हमारे पास देखिए 3 की वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे पास अपना जो पिछला कोई डाटा स्टोर हुआ था वो हमारे पास आ गया, कोई गार्बेज वैल्यू आ गई है। ओके, तो उस काम के लिए मैंने दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करना होगा ताकि मेरी जो पिछला डाटा है, जो पिछली वैल्यू है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो आप लोग इसको करके देखना, इम्प्लीमेंट करके देखना, इसी तरह गेट सी एच ई के फंक्शन को करके देखना यहाँ पे, एंड देन मुझे बताना अगर आप लोग कोई इशू है तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।